जय हिंद दोस्तों, जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस लगातार बदल रही हैं, दिन पर दिन कोई ना कोई नया सिस्टम आ रहा है, नई सिस्टम इन द सेंस नया ऑर्डर डेवलप होने की बात लगती है, लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ पुराना ऑर्डर जो है वहीं से कुछ ऐसी खबर आनी शुरू हो जाती है जिससे हर अपनी जो एक एनालिसिस है उसको नया डायमेंशन देने की कोशिश की जाती है। जिस तरीके से दुनिया बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, बदल रही है, और कोरोना ने उस जो चेंज की स्पीड थी उसको न जाने कितने गुना तेज़ी से बढ़ा दिया है। आज हम उसी के एक नेक्स्ट स्टेप के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। डिस्कशन है रशिया का एक स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया या यूं कहें दुनिया के हर हिस्से के लिए इस समय समस्या का सबब बन चुका है। अब मैं उसी के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं, और हाँ, थंबनेल के अंदर जो आपने देखा कि रशिया की इस चेतावनी से थर्राया अमेरिका, ना केवल अमेरिका, पूरे का पूरा जो विश्व है वो थर्रा चुका है, उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों के, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी, आप या आपका कोई भाई बंधु जानकार यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, करना चाहता है, और एक पूरा फेज़ एनसीईआरटी के बेसिक्स वगैरह उसे ऐसा लगता है कि कंप्लीट हो गए हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग जो रेगुलर के स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके कुछ चीज़ों से हम पीछे छूट जाते हैं। और उसका एक सबसे बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अप्रोच, और वो अप्रोच जो है बच्चों की वो डेवलप होती है टेस्ट देकर, टेस्ट सीरीज से। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, नॉर्मली बच्चों को टेस्ट सीरीज का समझ में ही नहीं आता कि वो टेस्ट सीरीज कैसे प्रिपेयर करें या क्या करें। तो ऐसे में मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, मैं और मेरी टीम ने, कि हम लोग आपके लिए जितने भी रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, विज़न, वाजीराम, लुकमान, नेक्स्ट, इनसाइट, ये जितने भी रिनॉन्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सभी की जितनी मेंस टेस्ट सीरीज हैं उन सब के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें कंप्लीट टॉपिक डिस्कशन होगा। टॉपिक डिस्कशन के साथ हम उसकी नोट मेकिंग करवाएंगे फ्लो चार्ट्स के साथ, और साथ में मॉडल आंसर्स भी लिखवाएंगे। क्वेश्चंस की डायमेंशंस, अलग अलग डायमेंशंस होगी, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, सब चीज़ें हैं। इन 2 नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके हमारे उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 11 अक्टूबर से ये बैच लॉन्च हो रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है बाइलिंगुअल बैच होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों स्टूडेंट्स को ये समझाया जाएगा कि आपका ये आंसर किस तरीके से होना चाहिए था, क्या डायमेंशन होनी चाहिए थी, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, वगैरह वगैरह। तो जल्दी से जल्दी आप अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दीजिए, और जितनी जल्दी हो सके आप हमारे इस बैच में शामिल होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, आज एक नई खबर ये, आज हम 13 सितंबर है, आज इस बैच को लॉन्च करने जा रहे हैं, जो हमारा यूपीएससी का 9th, 10th, 11th, 12th का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का बैच है। इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर हम, अगर आप में से कोई 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आप हमारे इस बैच में शामिल हो सकते हैं। हमारा ये इन 2 नंबर्स पे आप कांटेक्ट कीजिए। 1 आवर डेली क्लास होगी, और इसकी फ़ीस हमने कोई हज़ारों रुपये या बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी, 500 रुपीज़ पर मंथ फ़ीस है। इसमें हर कोई बच्चा आकर ज्वाइन कर सकता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो जल्दी से जल्दी आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए, जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, और दोस्तों टॉपिक है हमारा रशिया की चेतावनी। मामला क्या है, रशिया के जो डिफेंस जो सेक्रेटरी हैं, या यूं कहें कि उनके जो सिक्योरिटी एजेंसी के जो डिप्टी चेयरमैन हैं, उन्होंने एक अजीब सा स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट अजीब कम और ख़तरनाक ज़्यादा है। वो स्टेटमेंट अजीब कम और ख़तरनाक ज़्यादा है। स्टेटमेंट में साफ कहा गया है दोस्तों कि अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया की सीमा पर, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया की सीमा पर, यहाँ पर आईएस जो है, इंडियन स्टेट, वो इस्लामिक स्टेट, वो ताकतवर हो चुका है, और लगभग उसकी इस समय पर फौज में 10,000 के आसपास लड़ाके हैं। आप समझिए, यहाँ पर इस अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के बॉर्डर पर 10,000
10,000 सोल्जर्स या फाइटर्स आईएस के, इस्लामिक स्टेट के मौजूद हैं और इससे पूरी दुनिया टेंशन में आ चुकी है। ना केवल अमेरिका बल्कि अमेरिका से कहीं ज़्यादा टेंशन वाली बात खुद अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को है, यहाँ इंडिया को है। पाकिस्तान मंदबुद्धियों का एक बहुत बड़ा हजूम, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, जहाँ की महिलाएं भी तालिबान का स्वागत कर रही हों और उनको तालिबान के लड़के ज़्यादा मतलब एक डेस्टिनेशन वेडिंग की फॉर्म में ज़्यादा पसंद आ रहे हों, तो ऐसे देश का कुछ नहीं किया जा सकता। और उसके बाद चाइना, और चाइना के साथ साथ ये सेंट्रल एशिया, जिसके अंदर दोस्तों ये 5 देश हैं, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 5 देश यहाँ पर मौजूद हैं और इन 5 देशों को सेंट्रल एशिया कहा जाता है। खबर ये है या जो डिक्लेरेशन है वो ये कि इनके बॉर्डर पर आईएस, इस्लामिक स्टेट के 10,000 वॉरियर्स या मिलिशिया मेंस मौजूद हैं। अब ये होगा क्या, मामला समझिए। असलियत में अगर आप देखें तो यहाँ अफ़गानिस्तान जो है अपने आप में एक क्लेम ग्राउंड बन चुका है इस्लामिस्ट रजीम्स का। इस्लामिस्ट रजीम्स का एक बहुत तगड़ा क्लेम ग्राउंड बन चुका है कि कौन कितना ज़्यादा इस्लाम को मानता है, कौन कितना ज़्यादा प्योर इस्लाम को मानता है। तो अफ़गानिस्तान में एक तरफ तालिबान है। आज तक अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अपने आप में तालिबान एक सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था और यहाँ तक कि सबसे बड़ी तालिबान की खास बात ये थी कि वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर क्लेम करता था कि यहाँ उसकी सरकार बनेगी। तालिबान इन सब में सबसे बड़ा ग्रुप था, सबसे बड़ा लड़ाकों का समूह था, जिसके पास लगभग 70,000 के करीब सेना थी। अब मामला ये था कि इस तालिबान का एक बहुत अच्छा दोस्त या यूं कहें हर तरीके का साथी अल-कायदा था और इसी अल-कायदा के साथ एक हक्कानी नेटवर्क नाम का एक ग्रुप जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए बनाया, वो इस्टेब्लिश कर दिया था। लेकिन इन्हीं तालिबानियों से निकलकर एक ग्रुप आईएस निकला, ISKP इसको आप कह सकते हैं, खुरासान प्रोविंस इस मामले में यहाँ पर ISKP। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे दूसरे ग्रुप्स हैं जो असलियत में इस एरिया में मौजूद हैं। दोस्तों इन दोनों ने तो पाकिस्तान के नेतृत्व में यानी पाकिस्तान की गाइडेंस के अंदर सरकार बना ली और जैसे ही इन दोनों ने यहाँ पर पाकिस्तान की गाइडेंस में सरकार बनाई तो ये बिल्कुल ऐसा ही था कि क्लास के सबसे बड़ा गुंडा लड़का जो है, क्लास के सबसे बड़े गुंडे को उठाकर आपने क्लास का मॉनिटर बना दिया। अब क्लास का सबसे बड़ा गुंडा अगर क्लास का मॉनिटर होगा तो अब ऑब्वियस सी बात है सबसे शरारती वो है, सबसे ज़्यादा लड़ता झगड़ता वो है, सबसे ज़्यादा मारपिटाई वो करता है, कलेश वो करता है, सारी प्रॉब्लम्स उसी से शुरू होती हैं, उसी से ख़त्म होती हैं। अब आपने उसके हाथ में डंडा पकड़ा के ये कहा कि सुन, आज के बाद अगर इस क्लास में आवाज़ आई तो तेरी जिम्मेदारी, हम तुझे पीटेंगे। अब ऐसे में उसे पहली बार एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ, भले ही वो गुंडा था, लेकिन अब वो अपनी उस पूरी क्लास पर अत्याचार तो करेगा, लेकिन क्लास कहीं ना कहीं उस अत्याचार को देखते हुए ही सही शांत ज़रूर हो जाएगी। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी होता है कि अगर उस क्लास में एक गुंडा है तो ये पॉसिबल है, बाकी सारी क्लास शांत है। लेकिन उस क्लास के अंदर ABCD नाम के 4 और गुंडे अगर मौजूद हैं तो क्या होगा? तो वो क्लास एक गैंगलैंड बन जाएगा, एक वार जोन बन जाएगा, जहां पर जितने भी गुंडे हैं वो अपने अपने ग्रुप बनाकर एक दूसरे को जान से मारने की, मतलब एक दूसरे को पीटने की, हराने की कोशिश करेंगे और अपने आप को उससे ज़्यादा बड़ा ताकतवर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और पॉसिबली जो लड़का
यहाँ पर जो लड़का यहाँ इंटेलिजेंट, मतलब जो ये लड़का गुंडा था और उसे आपने क्लास का मॉनिटर बना दिया, अब वो लगातार सबसे लड़ाइयों में उलझ चुका है और फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि पहले मेरी इतनी लड़ाई नहीं होती थी जितनी मेरी अब लड़ाइयाँ हो रही हैं। तालिबान के साथ भी यही हो रहा है। और इसमें क्या कि अल कायदा, जिसकी तालिबान से 36 का आंकड़ा हो चुका है, कहीं के दोस्त, और साथ में ISKP ये, और हक्कानी नेटवर्क भी कम नहीं है, ये भी तालिबान। अब मुसीबत यहाँ पर ये आई है, अल कायदा अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है और अफ्रीकन कंट्रीज से लेकर दूसरी कंट्रीज के अंदर एक नया जिहाद छेड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं ISKP को अगर देखा जाए तो इस्लामिक स्टेट, वो अब तालिबान को ही अमेरिका का पिट्ठू बताने में लगे हुए हैं और पूरी ताकत से अफगानिस्तान के ऊपर रूल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि यहाँ पर प्योर इस्लाम का रूल होगा और प्योर इस्लाम वही होगा जो हम बताएंगे। ऐसे में हो क्या रहा है? ऐसे में हो ये रहा है कि यहाँ पर अगर आप अफगानिस्तान में देखेंगे तो किसी तरीके का रिसोर्स डेवलपमेंट तो पिछले 20 साल में हुआ ही नहीं है। और जहाँ ये जो रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ, जो भी रिसोर्स डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ, वो सारा रिसोर्स जो भी थे अफगानिस्तान के, या तो उनकी गर्दन दबा के उनको बिठा दिया गया है या फिर उनके मार के वो लोग अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए हैं या भागने की फिराक में हैं। ऐसे में जो भी अफगानिस्तान में बचा वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर, धर्म जिसे कहते हैं ना, धर्मांध लोग यहाँ बसे हुए हैं। और असलियत में उनके लिए रोजगार का जो काम है वो अब बचा क्या है? रोजगार सिर्फ उनके लिए इतना ही है कि या तो आप तालिबान में शामिल हो जाओ, या फिर हक्कानी के अंदर शामिल हो जाओ, या फिर आप क्या नाम है अल कायदा के अंदर शामिल हो जाओ, या फिर आप ISKP के अंदर शामिल हो जाओ। अब सवाल यही है, अगर इन वार, मतलब ये मेंटली प्रिपेयर होने वाले ये जो लोग हैं, ये हमें तो लड़ना ही है और इस्लाम ही सब कुछ प्योर बना के रखना है उसको, तो ये ऑब्वियस सी बात है अब यहाँ पर इनके पास सिर्फ और सिर्फ ये 4 ग्रुप्स बसते हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारे दूसरे ग्रुप्स बसते हैं जहाँ पर जिनके पास ये जाते हैं, शामिल होते हैं और वहाँ से नए क्या नाम है, वहाँ पर रिक्रूटमेंट ले लेते हैं एक तरीके का, धर्म के नाम पर, खून खराबे के नाम पर, इस्लाम को शब्द शुद्धता के नाम पर, रोजगार के नाम पर, किसी भी तरीके से। अब यहाँ होगा क्या? यहाँ से इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान जो है वो लैंड ऑफ रेडिकलिज्म यानी कट्टरवाद की भूमि बन चुकी होगी। अब अगर ये लैंड ऑफ रेडिकलिज्म होता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि असलियत में जब आपके पड़ोस के अंदर चोर, डाकू, लुटेरे, उचक्के बस रहे हों तो आपके घर पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है अगर आप बड़े बनने चाहते हो तो कई बार आपको ऐसे पुराने मोहल्ले को छोड़ना पड़ता है जिसकी सोच जो है वो पिछड़ी है और घटिया है। जब तक आप पिछड़ी और घटिया सोच की मानसिकता वाले लोगों को नहीं छोड़ते तब तक आपका गुजारा नहीं होता। एक फैमिली की, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। एक फैमिली के बारे में तो चलो हम ये सोच सकते हैं कि पिछड़ी सोच वाले बंदे को एक घर बदल लेना चाहिए, लेकिन उसका क्या जब एक देश हो? आप अफगानिस्तान को तो उठाकर कहीं दूसरी जगह रख नहीं सकते। ऐसे में अफगानिस्तान के अंदर इस टाइम पर रेडिकलिज्म जो है वो अपनी पीक पर आ चुका है। यानी एक तरफ ISKP है, दूसरी तरफ अल कायदा है, तीसरी तरफ पंजशीर वैली है और कहीं ना कहीं नॉर्दर्न अलायंस भी मजबूत हो रही है। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के डिफरेंसेस साफ नज़र आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता रशिया को है और रशिया को जो यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता है वो इस सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर रेडिकलिज्म के बढ़ने की है और उसके ही बराबर की चिंता चाइना को भी है। क्यों? क्योंकि चाइना का ये जो शिनजियांग प्रोविंस है, जहाँ पर जहाँ से चाइना के 5 में से 6 में से 4 जो BRI प्रोजेक्ट्स हैं वो यहीं से गुजरते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि BRI प्रोजेक्ट के 6 अगर हिस्से हैं उनमें से 4 अगर शिनजियांग के अंदर से गुजर रहे हैं और 1.5 या 1.6
ट्रिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, जो अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लाखों करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। अब ऐसी सिचुएशन में ये सारा पैसा डूब जाएगा अगर यहाँ पर ISKP जैसे लड़ाके मौजूद हों, और एक दो नहीं, लगभग 10,000 मौजूद हों। ऐसे में चाइना कोशिश अगर कर रहा है कि वो तालिबान का सपोर्ट करे, तो ISKP जो है वो चाइना का भी दुश्मन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन असली चिंता रशिया की जो है वो ये कि उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ये कम पॉपुलेशन वाले लोग हैं, ये देश हैं, कम पॉपुलेशन वाले वीक कंट्रीज हैं, कमज़ोर देश हैं। ऐसे में इन्हें रशिया जैसे पावरफुल कंट्री की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यही रीज़न है कि ISKP की अगर रेडिकलिज्म की जो थॉट है वो इस एरिया में फैली, तो इस एरिया में फैलने के बाद सीधी सी बात है, क्योंकि ये ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से लेकर जितने भी देश हैं ये सारे के सारे आपको इस्लामिक कंट्रीज़ मिलेंगे। ऐसे में अगर यहाँ इस इलाके के अंदर रेडिकलिज्म मजबूत होता है, तो रशिया की टेंशन ये है कि वो रेडिकलिज्म इन देशों के अंदर फैलेगा, और यहाँ से वो रेडिकलिज्म इधर जाते हुए, कज़ाकिस्तान जाते हुए रशिया के दूसरे इलाकों में फैलेगा। और रशिया के अंदर, यहाँ इस इलाके के अंदर अगर आप देखेंगे तो चेचेन जो रिबेल्स हैं, उनकी खास बात यह है कि वो मुस्लिम रिबेल्स हैं और वो रशिया से लड़ रहे हैं। ये रशिया की सबसे ज़्यादा कमज़ोर नस है, चेचेन रिबेल्स। और यहाँ इस रशिया की इस कमज़ोर नस के ऊपर अमेरिका हमेशा नज़र गड़ाए रखता है। इसीलिए रशिया हमेशा कोशिश करेगा कि ये रिबेल्स को हमेशा दबाए रखे, और वो जो रेडिकलिज्म अफ़गानिस्तान में इस टाइम आ चुका है और तालिबान की फॉर्म में रेडिकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो चुकी है, और उस रेडिकल गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के रेडिकलिस्ट थॉट वाली आइडियोलॉजीज़ जो है वो डोमिनेट कर रही हैं, तो यहाँ रशिया चाहेगा इसे यहीं पर रोक दिया जाए। तभी आप रशिया की तरफ से रोज़ कुछ ना कुछ खबरें सुन रहे हो, रोज़ कुछ ना कुछ खबरें यहाँ पर सुनाई दे रही हैं कि रशिया उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर यूनाइटेड एक्सरसाइज कर रहा है या मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, तोपें तैनात हो रही हैं, 20,000 की आर्मी है, सब चीज़ें। यानी रशिया यहाँ पर तैनात है और रशिया अपनी इन्फ्लुएंस को यहाँ बढ़ाकर बैठा हुआ है। अगली चिंता यहाँ पर चाइना की है कि अगर यहाँ 10,000 लड़ाके हैं, तो जो चाइना तालिबान के साथ पींगे बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा तालिबान को चाइना सपोर्ट करेगा, उतना ज़्यादा ISKP जो है वो अपने डोमिनेंस को शिनजियांग के अंदर बढ़ाने की कोशिश करेगा। चाइना यहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा, और जितना ज़्यादा पहाड़ी इलाका ये है, बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, चाइना को ये रेडिकलिज्म की जो आइडियोलॉजी है इसको रोक पाने में, और यहाँ पर जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं उनको डेवलप कर पाने में, उनको रोकने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ने वाला है। अब रही बात कि इससे अमेरिका को क्या टेंशन होगी। देखो सीधी सी बात है, इस IS का अगला निशाना ईरान होगा, और अगर वो तुर्कमेनिस्तान में भी है तो एक एरिया अज़रबैजान और दूसरे यहाँ से जो टेररिज्म है उसका एक्सपोर्ट इराक और सीरिया को होगा, और पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अल कायदा और IS जो लड़ाके हैं ये आइडियोलॉजी फैलने लगेगी, तो पूरे का पूरा ये इलाके का जो ट्रेड रूट है वो बर्बाद होगा, और अमेरिका की और यूरोप की पोजीशन यहाँ पर कमज़ोर होगी। लेकिन क्या लोग यहीं पर रहेंगे, तो आंसर है नहीं। यहीं से ये जो आइडियोलॉजी है, जब लोगों और रिफ्यूजी के थ्रू ये आइडियोलॉजी यूरोप में पहुंचेगी, तो यूरोप की जो पीस है, यूरोप की जो शांति है वो डिस्टर्ब होना शुरू होगी, और यहाँ से यूरोप के अंदर रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी वाले जो हमले हैं वो लगातार बढ़ेंगे।
जिससे रेडिकलिज्म बढ़ेगा, जिससे अगर रेडिकलिज्म बढ़ा तो रशिया और मतलब जितना भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर दबाव आना शुरू हो जाएगा और यहीं से पूरा सिस्टम बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। भारत को भी यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर तालिबान की सपोर्ट के अंदर शफीकुर रहमान बर्क जैसे गधे जो हैं वो अगर खुलकर सपोर्ट में आ सकते हैं, जावेद अख्तर से लेकर बहुत सारे दूसरे जो लोग हैं जो मतलब अपने आप को बहुत स्कॉलर समझते हैं और इस तरीके से तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, जहां औरतों और बच्चों की जो दुर्गति है दुनिया देख रही है, और अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया भी ऐसे में आईएस के इन्फ्लुएंस से अछूता नहीं रहेगा। हालांकि ये मानकर चला जाना चाहिए कि इंडिया जो है इसे आईएस के इन्फ्लुएंस से या आईएस जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से निपटने का एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, लेकिन दोस्तों फिर भी एक्सपीरियंस कितना भी अच्छा क्यों ना हुआ, विचार कब किसके मेंटल सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब करके उसको कन्वर्ट करवा के या कैसे भी करके, बहुत सी और लड़कियों के बारे में सुना होगा, गई आईएस जो है इस्लामिक स्टेट, उसके अंदर इंडियन लड़कियां शामिल हुई और आज के दिन इंडिया में वापस घुसने की सोच रही हैं। मेरा ये मानना है, सॉरी मैं ऐसे विचारों के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा कट्टरवादी विचार हैं, लेकिन भाई उन्हें घुसने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अछूत जो मानसिकता की महिला होगी, मतलब वो अछूत ही होनी चाहिए। अछूत का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान अछूत एक मानसिकता है, वो अछूत मानसिकता की वो महिला होगी जो असलियत में पूरी दुनिया को काफिर समझकर बैठी हुई होगी और वो यहाँ आने के बाद भी कुछ अच्छा काम करती हुई नज़र नहीं आएगी। जहाँ जाएगी उसकी जो मानसिकता है वो कट्टरवाद ही फैलाएगी, छुआछूत ही फैलाएगी कि हम शुद्ध मुसलमान हैं, बाकी सारे काफिर हैं, हमें इनसे लड़ना है। ये जो मानसिकता है ये भारत में अगर ना फैले तो उतना ही अच्छा है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बताया, ये अपने आप में इंडिया क्या पूरी दुनिया के लिए टेंशन का सबब है। जो रशिया ने खुलासा किया है कि 10,000 लड़ाके मौजूद हैं, 10,000 अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान भी आगे आने वाले टाइम में गृह युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब बाकी सिचुएशन समय के हिसाब से कैसे बदलेगी, क्या होगा क्या नहीं, वो वक्त बताएगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।